नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। पूरा विश्व में कितने म्यूजियम्स हैं। मैंने वो निज़ाम का म्यूजियम देखा था। राजस्थान में भी म्यूजियम देखा, बड़ौदा में भी म्यूजियम, कितने म्यूजियम देखे। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा गया एक छोटा सा पत्थर जिसका वजन 600 किलो से भी अधिक है और किसी कलाकृति से कम नहीं। इतना अधिक वजन और आकार बस एक छोटे सूटकेस जितना। वजन मीन्स यू कैन सी द डेंसिटी, घनता। यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक उल्कापिंड, मिटियोराइट्स है। इसका नाम है मिटियोरिक आयरन, यानी ऐसा लोह पत्थर जो अंतरिक्ष से धरती पर गिरा हो। यह खास उल्कापिंड दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश के चाको क्षेत्र में पाया गया, जहां इसे 1783 में पहचाना गया और इस क्षेत्र का नाम है कैंपो डेल CAMPODEL जिसका अर्थ है आसमान का मैदान। इस टुकड़े को 1825 में एक शोधकर्ता सर वुडबाइन पेरिश ने लंदन के नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम को भेंट किया था। आज यह पत्थर म्यूजियम के एक विशेष हिस्से में रखा हुआ है, जहाँ रोजाना हजारों लोग इसे देखने आते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका वजन और संरचना। आकार में यह एक साधारण पत्थर जैसा लगता है, लेकिन इसका वजन लगभग 600 किलो है, यानी एक छोटी कार या 4-5 वयस्क लोगों के बराबर। इसका वजन इतना अधिक इसलिए है क्योंकि यह पत्थर शुद्ध लोहा, आयरन और निकल से बना है। इसमें कोई खोखला हिस्सा नहीं होता जैसा साधारण पत्थरों में पाया जाता है। यही धातुएं इसने न सिर्फ भारी बनाती हैं बल्कि जंग से भी सुरक्षित रखती हैं। जिस मेज पर रखा गया है वह आम लकड़ी की नहीं बल्कि म्यूजियम में इस्तेमाल होने वाली हाई स्ट्रेंथ स्टील फ्रेम और रीइंफोर्स्ड कंपोजिट बोर्ड से बनी है, जो ऊपर से लकड़ी जैसी दिखाई देती है। इसमें अंदर स्टील की सपोर्ट बार्स और वजन बांटने वाले खास इंजीनियर्ड पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें ऐसे भारी नमूनों को रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। ऐसी मेजें आराम से लगभग 1000 किलो या उससे अधिक बार उठा सकती हैं। मेरा कहने का मतलब, ये उल्काएं, कितनी सारी उल्काएं पृथ्वी पर आसमान में से आती हैं, उसमें से मैंने उसके बारे में बताया। तो सबको आज के ज़माने में शिक्षा सबसे ज़रूरी होती है। अगर आप, जब मैं पढ़ता था और आज जब मैं पढ़ा था और पढ़ रहा हूँ, बहुत फ़र्क है। जो मैंने पढ़ा वो कॉलेज में पढ़ा, वो आज 6-7 स्टैंडर्ड में लड़के पढ़ते हैं। इतना साइंस एडवांस हो गया है। एवरीडे जो डॉक्टर्स होता है, वैज्ञानिक होता है, शिक्षक होता है, उसको अपना नॉलेज अपग्रेड करना ही पड़ता है। लेकिन आज जो गूगल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसने ज्ञान बढ़ाने का इतना अच्छा काम किया है। अगर आप कंस्ट्रक्टिव सोचेंगे तो आपका नॉलेज बहुत उपयोगी होगा। अगर आप डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे तो आपके लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, कुटुंब के लिए खतरा है, ऐसा मेरा मानना है। चलो एक और मैं बात करता हूँ कि वनस्पति शास्त्री डॉक्टर हेमा साने का भी पुणे में निधन हो गया। उस जमाने में पढ़े लोग, मैं भी एक ज़माने में 61 to 65 में पढ़ा, साइंस ग्रेजुएट, और उस वक्त
मेरी कीमत बहुत थी, एसएससी पढ़े लोगों की कीमत थी, और आज पढ़े लिखे लोग पीएचडी, एमएससी, कितना पढ़े लिखे आईटी के लोग को जॉब नहीं मिलती है, वो अनपढ़ लोग सत्ता में बैठकर भाषण दे रहे हैं। ऐसा एक ज़माना है। डॉक्टर हेमा साने ने 85 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। डॉक्टर हेमा साने पुणे के बुधवार पेठ में एक पुराने घर में रहती थी। पर्यावरण एवं वनस्पति के प्रति उनका प्रेम इस कदर था कि उन्होंने 1960 से मृत्यु पर्यंत कभी बिजली या किसी भी विद्युत उपकरण का उपयोग नहीं किया। उनके घर में बिजली से चलने वाली कोई भी उपकरण, टीवी, फ्रिज इत्यादि कुछ नहीं था। मैं भाई कॉलेज में 61 to 65 पढ़ा। केरोसिन के दिए में कोने में पढ़ता था। डॉक्टर हेमा शाह ने वनस्पति विज्ञान में एमएससी, पीएचडी प्राप्त की थी। उन्होंने भारतीय अध्ययन में एमए, एमफिल की उपाधि भी प्राप्त की थी। रिटायरमेंट से पहले हेमा शाह ने पुणे के आबा साहेब गरवारे कॉलेज में वनस्पति विज्ञान की विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी। उनके घर के आसपास कई पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और पक्षी चहचहाते रहते थे। उन्होंने एवरग्रीन फ्रेंड्स इन द सनलाइट ऑफ द डे, बुद्ध ट्रेडिशन और बोधि वृक्ष, रेड ट्रीज ऑफ पुणे एरिया जैसे किताबें लिखी थी और कुछ शोध ग्रंथ प्रकाशित किए। उन्होंने अपना पूरा रिसर्च वर्क एक एवं लेखन कार्य दिन के उजाले में किया और उनके निर्देशन में जिन छात्रों ने पीएचडी की उन्हें भी केवल सूर्य की रोशनी में पढ़ाया। एक औरत मरते दम तक एक ऐसी घर में रहकर पूरा विश्व को जिसने ज्ञान दिया, जिसको पढ़ना है, जिसको ज्ञान देना है, जिसको कुछ करना है, वो जगह नहीं देखते, परिस्थिति नहीं देखते। कोई भी परिस्थिति का सामना करके वो किसी को मदद कर सकते हैं। वो एक ज़माना था जब लाइट तो थी नहीं, टेलीफोन नहीं था, कुछ नहीं था, कम्युनिकेशंस नहीं था, ट्रांसपोर्टेशंस नहीं था, और उस वक्त भी उस ज़माने में पीएचडी करना, डॉक्टरेट करना, एमएससी करना शायद इम्पॉसिबल था। वो ज़माना एक था जहाँ लड़कियाँ कभी कॉलेज में नहीं जाती थी, स्कूल में नहीं जाती थी, पढ़ती नहीं थी। उस ज़माने में उन्होंने जो भी किया वो सलाम के लायक है। आज पूरा विश्व बदल गया है। भारत और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लोकशाही देश है। फिर भी दोनों की कल्चर्स, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। अमेरिका में जो डिसिप्लिन है वो भारत में कभी भी नहीं आ सकती। अमेरिका में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, स्किल हैं, वो भारत में कभी, क्योंकि भारत का स्किल अमेरिका में आकर अपना स्किल बता सकते हैं, लेकिन जो भारत की राजनीति आज जो उसको भ्रमित कर दिया है, शायद भारत का विकास रुक जाएगा। सत्ता के लिए धर्म का राजकारण में जो उपयोग हो रहा है वो गलत है। लोकशाही में और कभी भी धर्म और राजकारण एक साथ नहीं चल सकते हैं। लोकशाही वो है कि जहाँ शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, उसको रोजगारी मिले, सस्ती अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, महंगाई से मुक्ति मिले। जो जिस देश में अगर कायदे का शासन ना हो, जो न्यायतंत्र अगर न्याय नहीं पा सकता, वो न्यायतंत्र कुछ काम का नहीं है, वो लोकशाही तक नहीं है। जो जिस मीडिया हर रोज गलत बातें करता हो, बिकी हुई मीडिया हो, जो जिस देश में एमपी एमएलए बिक सकता है, वो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। ऐसा मेरा मानना है। मैं तो अब अमेरिकन नागरिक हूँ, लेकिन मेरा
दिल हिंदुस्तानी है। नमस्कार, यही आज का पैगाम।